अब फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन में आगे की बात हम करेंगे आज। इसमें एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस का, और कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में इस तरीके से बात करें कि आप स्ट्रक्चर डिजाइन बना सकें किसी भी डीएफडी मॉडल में। कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। एक ट्रेडिंग हाउस ऑटोमेशन सिस्टम है। इसमें अगर मैं इसको बहुत ही फौरी तौर पर बताऊं तो एक ट्रेडिंग हाउस सिस्टम है, वो उसके पास कस्टमर की एक रिक्वेस्ट आएगी, वो उसकी वैलिडिटी चेक करेगा या वो ऑलरेडी है कि नहीं, ऐसे चेक करेगा, और उसके बाद वो उसको असाइन कर देगा एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर करके। अगर वो सही है, वो ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कस्टमर क्रेडिट वर्दी है, तो उसको वो सामान देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं, अगर क्रेडिट वर्दी नहीं है तो वो ऑर्डर उसका नहीं होगा, रिजेक्शन हो जाएगा, और क्रेडिट वर्दी है तो उसे सामान दे दिया जाएगा। ट्रेडिंग हाउस में पूछा जाएगा कि भाई सामान है कि नहीं, और सामान है तो उसे दे दिया जाएगा। अगर सामान नहीं है तो फिर अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो इन्वेंट्री में तो देखा जाएगा कि भाई है कि नहीं, या नहीं है तो एक अलग एक्शन लिया जाएगा, है तो उसे दे दिया जाएगा। अब कस्टमर जा सकता है, डिलीवरी ले सकता है अपना, और उस इन्वेंट्री डेटा में कस्टमर के सेल को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है ऑर्डर आइटम की तो फिर आप पेंडिंग ऑर्डर में इसको डाल दिया जाएगा, और उस कस्टमर आईडी के नाम पर उसे दर्ज कर दिया जाएगा कि तब ये सामान आए तो उस कस्टमर को ये मिल जाए। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये इंडेंट जनरेट करेगा, लेके आएगा सामान जहां से उसको मिलता है, और उसके बाद वो एड्रेस को फाइंड करेगा वेंडर के, और वहां पर आइटम वहां पर प्रोवाइड करेगा। तो ये सब चीजें भी एड्रेस वगैरह उसको आना चाहिए वेंडर डिटेल को। मैनेजरियल क्वेरीज भी होगी कि भाई कितने समय कितना बिका, क्या कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी सोल्ड हुई, और प्राइस क्या थे उसके। तो अगर इसका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाया जाए तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक मैनेजर साहब है, उनको स्टेटिस्टिक्स चाहिए, क्वेरी कर सकते हैं। कस्टमर को ऑर्डर देना है, उसको रिस्पॉन्स चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट को देखना है कि भाई सामान है कि नहीं, और जनरेट इंडेंट करना है, और इंडेंट को फिर आपको एक्सटर्नल एंटिटी में दे देना है कि ताकि वहां से सामान आ पाए। लेवल 1 इसकी डीएफडी बनाएंगे तो देखिए और कितना हमने तोड़ दिया इसको। एक्सेप्ट ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर, हैंडल क्वेरी, हैंडल इंडेंट रिक्वेस्ट, ये 4 चीजें और बन गई जो आपस में इन सब चीजों को, ये सब जो आपके डेटा स्टोर है वहां से चीजें ले रही है और डेटा को इधर से उधर भेज रही है। सब आप यहाँ का एक डिकम्पोज रूप है जिसे हम लेवल 1 डीएफडी कहते हैं। इसको और भी तोड़ सकते हैं। अगर हम डेटा डिक्शनरी देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, राइट फ्रॉम द रिस्पॉन्स टू कस्टमर एड्रेस, और उसके साथ आइटम नेम के साथ क्वांटिटी ऑफ इंटीजर। तो ये सारी चीजें आपने देखी। डेटा डिक्शनरी हम कैसे बनाएंगे, और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे। ऑब्जर्वेशन ये है कि डीएफडी से हम डेटा मॉडल बना सकते हैं, फंक्शन मॉडल बना सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा। डीएफडी को हम और रिफाइन कर सकते हैं ग्रेटर लेवल ऑफ डिटेल में, और ये एनालिस्ट करता है इसको। एनालिस्ट साहब जो है इसको और भागों में डिवाइड करते हैं, और रिफाइनमेंट भी करते हैं डेटा का भी साथ में। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या है, गाइडलाइन मैं बताना चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिंग डीएफडी को बनाने के लिए। तो एक सिंगल बबल से शुरू करेंगे। बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं कि एक से ज्यादा बबल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है डीएफडी के टर्म्स में। जितनी भी एक्सटर्नल एंटिटी है उनको हम केवल कॉन्टेक्स्ट डीएफडी दिखाएंगे, यानी कि पहले डीएफडी 0 लेवल डीएफडी में दिखाएंगे। उसके बाद इसकी कहीं भी बातचीत नहीं होगी। 3 से 7 बबल आप दिखाएंगे, 3 से कम, 7 से ज्यादा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मिस्टेक क्या होती है कि आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दिखाने लगते हैं। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एक्चुअल प्रोग्रामिंग में, एक्चुअल डिजाइन में जो डिजाइन आने वाला है, ये एक फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन है जिसमें हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन डीएफडी में नहीं दिखाते। डिजाइन में हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जरूर दिखाएंगे, डीएफडी में नहीं दिखाना है आपको। कोई ऑर्डर दिखाना है कि कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, ये होता ही नहीं है इसमें। इसी तरीके से डीएफडी डज नॉट रिप्रेजेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये हो जिसमें बताया कौन किसको इन्वोक कर रहा है, किस कंडीशन से क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे एक फंक्शन किसी और फंक्शन को इन्वोक कर रहा है किस कंडीशन पे, ये आपको नहीं दिखाना है। दिखाना क्या है, डीएफडी डज नॉट प्रेजेंट। डीएफडी में ये प्रेजेंटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं। कई बार बिजनेस चाहते हैं कि मैं इसको दिखाऊं, अच्छा डीएफडी बनाऊं, तो एक एरो बना के एक से दूसरे बबल्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूं कि हमको वैल्यू चेक करनी है, -1000 से लेकर 1000 तक वैल्यू मिली, और उसके बाद हमको सर्च करना है एक नंबर को, और उसके बाद नहीं है तो बता देना कि नंबर है कि नहीं। तो ये जो तरीका है ये वाला, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इस तरीके से चीज हम कॉन्टेक्स्ट लेवल में नहीं दिखाएंगे। हम नंबर लेंगे, चेक नंबर करेंगे, उसका रिजल्ट दे देंगे। और इसी तरीके से अगर हम बबल ए इन्वोक कर रहा है बी या सी को किसी कंडीशन में, तो आप किस तरीके से दिखाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इन्वोक करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको। एक फंक्शन है जो बुक नेम एक्सेप्ट करता है, और अगर वैलिड नहीं है तो एरर बता देता है, और वैलिड है तो फिर सर्च कर देता है बुक नेम को। तो ये तरीका है। लेकिन ये जो आपको इन्वोकिंग है, यहाँ से यहाँ इन्वोक ये कर रहा है, ये प्रिंट एरर मैसेज, दिस इज एन इन्वोकेशन एंड दिस शुड बी देयर, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सारे के सारे जो फंक्शंस हैं जो एसआरएस में दर्ज हैं, उन सबको यहाँ कैप्चर करना आवश्यक है डीएफडी में। यही वही जो आपने एसआरएस में दिए हैं वो यहाँ पर होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर आप दिखाना चाहें जो एसआरएस में नहीं है, उसकी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो एरर्स आते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्या क्या एरर हो सकते हैं। बल्कि यहाँ बंद कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल दिमाग में एक बार एक सुनिए, क्योंकि ये चीज जो है यही एरर आपको नहीं करनी। पहले आपका डीएफडी अनबैलेंस नहीं होना चाहिए।
कोई भी एरो में आपका नाम मिस नहीं होना चाहिए। फंक्शन या डेटा को अनरिप्रेजेंटेड नहीं छोड़िएगा। एक्सटर्नल एंटिटीज अगर आपने हायर डीएफडीज में आपने दिखाया तभी काम चलेगा। कंट्रोल एस्पेक्ट्स कहीं भी नहीं दिखाएंगे आप। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में आपको एक से ज्यादा बबल नहीं देने हैं। बबल जो है 3 से 7 के बीच में रखेंगे डिकम्पोजिशन उसका, और डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब 3 से कम में इसको डिकम्पोजिशन नहीं छोड़ेंगे। नाउन का भी यूज नहीं करेंगे जब आप नाउन जब बबल आप कर रहे हैं लिख रहे हैं तो नाउन का भी यूज नहीं करेंगे। हमेशा बबल से एक फंक्शन करता है, इसका मतलब वर्ब होना चाहिए उसमें, नाउन नहीं होना चाहिए। अब डीएफडी मॉडल की मैंने काफी तारीफ की, पिछले सेशन में भी काफी तारीफ की, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी, सबकी अच्छाइयां बुराइयां होती है, डीएफडी की भी कुछ कमियां हैं। पहली चीज प्रिसाइज, बहुत सारा डीएफडी आपको ऐसा स्कोप छोड़ देता है कि वो वहां कुछ सही चीज आपको दिखाई दे या ना दे, ये भी हो सकता है। यानी कि हम कोई लेबल है, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई बबल लेबल, तो लेबल ऐसे भी हो सकता है कि सारी फंक्शनैलिटी उस बबल की ना बता सके। एक गोले में आप कितना कुछ लिख सकते हैं, जैसे फाइंड बुक पोजीशन, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन ये क्या चीजें नहीं बता रहा है, क्या होगा जब कुछ इनपुट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अगर बुक नहीं मिला तो मैसेज क्या कन्वे करना है। अगर ऐसा हो कि भाई टाइटल, एक ही टाइटल के कई सारे नाम हो बुक के, तो क्या करेंगे आप, ये सब चीजें आपको डीएफडी में दिक्कत करेगी। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको अल्टीमेटली, मैं तो डिजाइन, अभी हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, डिजाइन में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे तो फिर जो बेचारा उसको राइट करने वाला है, इंप्लीमेंट करने वाला है, एग्जीक्यूट करने वाला है, रन करने वाला है, यानी कि प्रोग्राम बनाने वाला है, उसका क्या होगा। ये देखिए आप यहाँ पर, इससे कैसे पता लगाएंगे आपकी क्या चीज कहाँ है। अगर आप इसको आपने बनाया तो आप समझ सकते हैं, किसी दूसरे को देंगे तो उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। डीएफडी में कोई सिंक्रोनाइजेशन एस्पेक्ट नहीं, जैसे मैंने आपको जब टीएस का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, उसमें कब तक प्रोसेस ऑर्डर करेगा, जब तक एक्सेप्ट ऑर्डर, जब एक्सेप्ट ऑर्डर नहीं होगा। एक्सेप्ट ऑर्डर और हैंडल ऑर्डर, क्या ये साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, कोई बफर मैकेनिज्म है इसका। ये देखिए, इसमें आप कैसे पता करेंगे किसके बाद क्या होने वाला है, कहाँ से क्या होने वाला है, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, वो सारे एस्पेक्ट आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये फाइल्स, ये सब तो यूज करेंगे ना, स्विच केस यूज करेंगे, वो सब चीजें यहाँ पर कमी दिखाई देती है। इसी तरह की जो डिकम्पोजिशन है, बड़ा सब्जेक्टिव है, जो एक्सप्लोर करते हैं, जो रिफैक्टरिंग करते हैं, बड़ा सब्जेक्टिव है। ये तो आपके मन पे है, एक एनालिस्ट के मन पे है, वो जितना जिसका जो उसका जजमेंट हो, जो उसका चाहिए उस हिसाब से वो उसको डिकम्पोज कर देगा। और ये सिमिलर प्रॉब्लम जब आप डीएफडी को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने बार कितने आप इसके वो बनाएंगे, भाग बनाएंगे, ये भी एक सब्जेक्टिव है। डिवीजन कोई ऐसा क्लियर गाइडेंस नहीं है कि आप कैसे डिकम्पोज करेंगे उसको, ये आपकी जजमेंट पे है, आपकी सोच पे है, आपके एलिगेंस पे है, आपके आईक्यू पे है। स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक ये कभी भी स्पेसिफाई नहीं करी कि आपको रोकना कहाँ है, कब तक जाके डिकम्पोजिशन करते रहना। ये तो हमने कह दिया था स्टार्टिंग में कि भाई लास्ट वाला जो है वो प्रॉपर एल्गोरिथम बन जाए, लेकिन ये भी तो सब्जेक्टिव ही है। रियल टाइम अगर सिस्टम है तो डीएफडी हम कैसे यूज करेंगे, जहां टाइम बाउंड होगा, जहां पर फ्लो और इवेंट, इसका कंट्रोल फ्लो और इवेंट का मॉडलिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए वॉर्ड और मेलर टेक्निक है, इसमें जो बबल्स है उसको हम टाइप ऑफ प्रोसेस, जैसे प्रोसेस बबल कहते हैं, जो कंट्रोल फ्लोज को हैंडल करेंगे उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो हम डॉट 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 जो सर्कल दिया था ना, उसी सर्कल को डॉट 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 सर्कल बना दीजिए, डैश सर्कल। तो स्ट्रक्चर डिजाइन को देखते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन का मेन काम क्या है। इसका मेन काम ये है कि जो हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस देखी है, अभी डीएफडी रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया, उसको ये कन्वर्ट करता है स्ट्रक्चर चार्ट में। तो स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है। स्ट्रक्चर चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर एक वर्ड कहें या फ्रेज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंट करता है आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को, जिसमें जितने मॉड्यूल्स है वो दिखाए जाते हैं, मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसी दिखाई जाती है, यानी कि मॉड्यूल कौन सा मॉड्यूल किसको कॉल कर रहा है। इसके अलावा आपको जो मैसेज पासिंग है इन मॉड्यूल्स के बीच में वो दर्शाया जाता है। स्ट्रक्चर चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर चार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन इसका यह है, हम आगे देखते हैं, लेकिन इसको जान लें कि इसका रिप्रेजेंटेशन सीधा आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा, मेन जो हमारा इस पे ध्यान रहेगा स्ट्रक्चर चार्ट में, वो रहेगा कि आप मॉड्यूल स्ट्रक्चर कैसा है सॉफ्टवेयर का, मॉड्यूल्स का इंटरेक्शन कैसा है, और साथ में तीसरी चीज जो इसमें नहीं होती है वो है प्रोसीजरल एस्पेक्ट, यानी कि कोई फंक्शनैलिटी, कोई एक काम किस तरीके से अचीव किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, वो इसमें प्रेजेंटेड नहीं होता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है स्ट्रक्चर चार्ट के। सबसे पहले देखिएगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स ये रिप्रेजेंट करेगा आपके मॉड्यूल को। आप यहाँ देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके ये आपको बता रहा है कि प्रोसेस ऑर्डर मॉड्यूल को ये दर्शा रहा है, और इसके अंदर जो नोटेशन है, जो लिखित है, वो है आपका नाम इस मॉड्यूल का। इसके बाद एरोस की बात करते हैं। एरो क्या बताता है, अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको करता हूं तो एरोस बताता है कि किस तरीके से दो मॉड्यूल्स एग्जीक्यूशन कंट्रोल को पास कर रहे हैं, यहां से वहां, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में। जब आप पासिंग कर रहे हैं एग्जीक्यूशन कंट्रोल की, एग्जीक्यूशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आपने फॉर का लूप लिखा और उसके अंदर ब्रेस लगाया, ब्रेस बंद किया, तो कंट्रोल कैसे जाएगा, पहले फॉर पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा,
इसके बाद दूसरे पे जाएगा, अंदर जो भी होगा, फिर फाइनली यहाँ पर आएगा। तो ये आपका एग्जीक्यूशन कंट्रोल है। लेकिन यहाँ बात हो रही है मॉड्यूल्स के बीच में। मॉड्यूल्स के बीच में तो जो एरो है ये आपको बताता है कि कैसे आपका मॉड्यूल्स, दो मॉड्यूल, ये आपके एग्जीक्यूशन कंट्रोल को पास करेंगे। यानी कि रूट कॉल करेगा प्रोसेस ऑर्डर को, और रूट कॉल करेगा हैंडल इंटेंट को, और रूट कॉल करेगा हैंडल क्वेरी को। अब डेटा फ्लो एरो। डेटा फ्लो एरो क्या होगा, ये आपको क्या बताएगा, जैसे हमने देखा वहां पर एक एरो क्या बता रहा था। अब डेटा पासिंग जो होगी एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, ये हमें बताएगा डेटा फ्लो एरो। यहाँ पर देखिए रूट इसको इन्वोक कर रहा है या फिर रूट अपना कंट्रोल इसको पास कर रहा है, लेकिन ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर रूट को भेज रहा है। ये डेटा है जो प्रोसेस ऑर्डर रूट को दे रहा है, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम कहेंगे डेटा फ्लो एरो। लाइब्रेरी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हम या आपका प्रोग्राम या मॉड्यूल्स इसे यूज करने वाले हैं। इसको डबल साइडेड एज से हम दिखाएंगे, और इस तरीके से होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ अलग अलग मॉड्यूल है जो सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं, तो ये भी क्विक सॉर्ट यूज कर सकता है, ये भी क्विक सॉर्ट यूज कर सकता है। तो क्विक सॉर्ट यहाँ पर लाइब्रेरी मॉड्यूल हो गया। और इसी तरीके से ये सिंप्लीफाई करेगा जब एक मॉड्यूल कई मॉड्यूल्स द्वारा कॉल किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेक्शन डायमंड आपको याद होगा, हमने फ्लो चार्ट में भी देखा डायमंड होता है। तो जो वो काम करता है यहाँ पर भी, किसी कंडीशन पे, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे किस जगह पे जाना है, किस मॉड्यूल को कॉल करना है, कैसे कनेक्शन है, उसको हम दिखाएंगे अपने डायमंड से। ये आपका डायमंड दिख रहा है। रूट किसी कंडीशन पे प्रोसेस ऑर्डर पे जाएगा, किसी और कंडीशन पे ये हैंडल क्वेरी पे चला जाएगा। तो ये कंडीशन जो है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डायमंड से। रिपीटेशन, अब कोई चीज बार बार करनी है आपको, तो अगर आप लूप अराउंड करेंगे कंट्रोल फ्लो, अगर लूप अराउंड कंट्रोल फ्लो कुछ इस तरीके से अगर ये एरो हो, ये आपको बताएगा कि कौन से मॉड्यूल्स बार बार कॉल किए जाएंगे, रिपीट होंगे, या इनका बार बार एग्जीक्यूशन होगा। इस तरीके से ये आपको बता रहा है कि रूट एक बार ही प्रोसेस ऑर्डर नहीं करेगा, एक से ज्यादा बार कर सकता है। कोई क्वेरी आती है उसको भी ये बार बार हैंडल करेगा। अब स्ट्रक्चर चार्ट, एक टॉप पे आपके रूट मॉड्यूल होता है इसमें, फिर आपके पास कंट्रोल रिलेशनशिप होती है दो मॉड्यूल के बीच में। क्या ए को बी कॉल कर रहा है, बी को ए इन्वोक कर रहा है। फिर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है, क्यों, हम अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स चाहते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हम लोअर मॉड्यूल, जो नीचे वाले मॉड्यूल हैं, उनको नहीं चाहते कि वो हाई लेवल मॉड्यूल जो कि मैनेजरियल काम कर रहे हैं उन्हें कॉल करें। और ये जरूरी नहीं है कि जो ऊपर वाले मॉड्यूल है वो नीचे वालों को कॉल नहीं कर सकते, वो एक से ज्यादा को भी कॉल कर सकते हैं। दो ऊपर के लेवल के मॉड्यूल नीचे के एक को कॉल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर रूट इन तीनों को कॉल कर रहा है या फिर इन्वोक कर रहा है, लेकिन वैलिडेट डेटा को एक साथ गेट गुड डेटा और कंप्यूट सॉल्यूशन दोनों ही इन्वोक कर रहे हैं। बैड डिजाइन, अब मैंने जब बात की अलग अलग एब्स्ट्रैक्शन की, लेवल्स की, तो मैंने आपको बताया कि मैं ये चाहूंगा कि कभी भी मेरा जो मॉड्यूल है जो ऊपर के लेवल में आता है उसको नीचे वाला कॉल ना करें, कोशिश ये रहेगी। लेकिन इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि M4 चाहे M5 चाहे M6 तीनों ऊपर कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बैड डिजाइन के अंतर्गत आता है। स्ट्रक्चर चार्ट की बात की, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी है। पहली चीज, केवल स्ट्रक्चर चार्ट को देख के आप ये नहीं बता सकते कि मॉड्यूल किसी मॉड्यूल को एक बार कॉल कर रहा है या एक से ज्यादा बार कॉल कर रहा है। स्ट्रक्चर चार्ट को आप ये भी नहीं बता सकते कि किस ऑर्डर में मॉड्यूल्स, किस स्टेप्स में, किस सीरियल में आपके मॉड्यूल्स इन्वोक हो रहे हैं। ये आपका एक फ्लो चार्ट है, हम इससे बड़े फेमिलियर हैं। ये एक फ्लो चार्ट एक कन्वीनियंट टेक्निक होती है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल को एक सिस्टम में। अगर ये आप एल्गोरिथम या एक स्यूडो कोड लिखेंगे तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एरोज भी हैं, रेक्टेंगल्स भी हैं, और साथ में आपके डायमंड भी हैं। लेकिन अंतर जानना जरूरी है फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर चार्ट में। एक स्ट्रक्चर चार्ट फ्लो चार्ट से 3 तरीके से अलग होता है मेजर। पहला तो यह है कि बहुत मुश्किल है कि आप मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करें सॉफ्टवेयर के फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन से, बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्लो चार्ट से निकालना इसको। फिर जो डेटा इंटरचेंज है मॉड्यूल्स के बीच में, इसको आप फ्लो चार्ट से नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसके अलावा सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग जो फ्लो चार्ट पे है वो
स्ट्रक्चर चार्ट में नहीं होती है, तो ये स्ट्रक्चर चार्ट की कमी है। अब हम चाहते हैं कि डीएफडी मॉडल को स्ट्रक्चर चार्ट में चेंज करें। हमारे पास दो तकनीकें हैं, एक है ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, एक है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांसफॉर्म एनालिसिस में पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम डीएफडी को 3 टाइप में या पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इनपुट क्या है, फिर उसके बाद इस इनपुट पे प्रोसेसिंग क्या होगी, और इस प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। तो ट्रांसफॉर्म एनालिसिस में जो इनपुट पोर्शन है, अगर इसके बारे में बात करें तो जो प्रोसेसेस हैं जो इस इनपुट डेटा को किसी फिजिकल से लॉजिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी कि एग्जांपल देता हूं मैं, अगर इसको समझ में नहीं आया आपको, तो आप एक टर्मिनल से कैरेक्टर रीड कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं किसी टेबल या लिस्ट में। इसे हम ट्रांसफॉर्म एनालिसिस कहते हैं इनपुट पोर्शन की। इनपुट पोर्शन, हर एक इनपुट पोर्शन को यहां पर एक नया नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं एफरेंट ब्रांच। एक से ज्यादा एफरेंट ब्रांच एक डीएफडी में हो सकती है। उसके बाद आउटपुट पोर्शन की अगर बात करें तो आउटपुट पोर्शन जो डीएफडी का है, इसमें ये क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म एनालिसिस कि ये आउटपुट डेटा को किसी लॉजिकल फॉर्म से किसी फिजिकल फॉर्म में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जांपल लीजिए, किसी लिस्ट या एरे से आप आउटपुट कैरेक्टर जनरेट करना चाहते हैं, ये आपका आउटपुट पोर्शन है, और हर एक आउटपुट पोर्शन जैसे कि एक इनपुट पोर्शन एफरेंट ब्रांच ही कहलाता है। इसके बाद जो बाकी पोर्शन है डीएफडी के, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल ट्रांसफॉर्म। हम स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं फंक्शन कंपोनेंट के। कैसे? हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं, सेंट्रल ट्रांसफॉर्म, एफरेंट ब्रांच जो कि हमें इनपुट से मिल रही है, और एफरेंट ब्रांच जो हमें आउटपुट से मिल रही है। हम सबसे पहले हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं जहां पर इनपुट और आउटपुट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वहां पर आपको काफी एक्सपीरियंस स्किल चाहिए। कुछ गाइडलाइन सुन लीजिए। वो ये है कि आप ट्रेस करते हैं इनपुट को जब तक एक बबल आपको मिल जाए या प्रोसेसिंग स्टेशन मिल जाए जिसका आउटपुट किसी इनपुट से डिड्यूस नहीं किया जा सकता है या निकाला नहीं जा सकता है। इसके बाद वो प्रोसेसेस जो वैलिडेट करेंगे इनपुट को, वो सेंट्रल ट्रांसफॉर्म्स में ना हो। फिर वो प्रोसेसेस जो सॉर्ट करते हैं या फिल्टर करते हैं इनपुट को, डेटा को, उनको हमें देखना है। तो इस तरीके से पहला लेवल जो स्ट्रक्चर चार्ट का है, उसमें इनपुट और आउटपुट यूनिट्स के आप बॉक्स बनाते हैं और एक बॉक्स बनाते हैं सेंट्रल ट्रांसफॉर्म का। फिर हम और रिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर चार्ट को। हम इसमें सब फंक्शंस जोड़ते हैं हर एक हाई लेवल मॉड्यूल के संदर्भ में, उसके अनुसार। फिर जितने भी लेवल्स आपके मॉड्यूल्स के हैं वो आप इसमें ऐड करते रहते हैं। फैक्टरिंग एक बड़ा अच्छा शब्द है जो हमने फैक्टरिंग, एक्सप्लोडिंग या सब डिविजन बोला था। हम चाहते हैं कि अपने फंक्शन कंपोनेंट्स को और सब कंपोनेंट में डिवाइड करें। इसे हम फैक्टरिंग कहते हैं। फैक्टरिंग का मतलब यह है कि आप रीड और राइट मॉड्यूल्स निकालें, एरर हैंडलिंग मॉड्यूल्स को जानें या देखें, और फिर जो इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन मॉड्यूल्स हैं उनको भी निकालें। यानी ये तीनों मॉड्यूल आपके सब कंपोनेंट्स में दिखाई देंगे। फिर बाद में आपको ये देखना है क्या सारे बबल्स सारे मॉड्यूल से मैप हो गए हैं कि नहीं हो गए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आरएमएस कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर, रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेशन। तो ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, लेवल 0 डीएफडी है। इसमें डेटा आइटम्स आप यूजर से लेंगे और उसके बाद रिजल्ट दे देंगे। अब हम जो कर्सरी एनालिसिस, जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन की मैंने आपको बताया, उसमें हम आराम से देख सकते हैं कि ये कुछ काम कर रहा है, इसको कुछ काम करना आवश्यक है इस कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर को या फिर इसके डीएफडीज को। पहले तो ये है कि ये 3 या जो भी नंबर है इनपुट करेगा, वैलिडेट करेगा इन नंबर को, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर कंप्यूट होगा, उसके बाद रिजल्ट का डिस्प्ले होगा, प्रेजेंटेशन होगा। तो अगर आप इन तीनों को और डिवाइड करें सब कंपोनेंट में, तो ये देखिए डिस्प्ले का अलग बन गया। रीड, जो डेटा आइटम्स आ रहे हैं उसको पहले रीड करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ये अलग पार्ट हो गया, और ये अलग पार्ट आपका चल ही रहा है जो कंप्यूटेशन ऑफ आरएमएस है। तो हमने लेवल 1 डीएफडी देखी। इसमें हमने देखा कि हम जो नंबर रीड करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे, ये एफरेंट ब्रांच है। इसे हम एज अ एफरेंट ब्रांच देखेंगे और फिर हम इसको डिस्प्ले करेंगे एफरेंट ब्रांच की तरह। तो उसी को अगर मैं चेंज करूं तो यहाँ पर मैं रूट देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं एरो दिख रहा हूँ, और ये जो गुड डेटा कंप्यूट सोल्यूशन, डिस्प्ले सोल्यूशन, गेट गुड डेटा में जो मैंने 2 भाग बनाए वो एफरेंट ब्रांच थे, उनको मैंने यहाँ पर दर्ज किया। इन दोनों को मैंने अब यहाँ दर्ज किया। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे एक आरएमएस कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर जिसको हमने स्ट्रक्चर चार्ट में तब्दील किया। टिक टैक टो प्रोग्राम ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में होता है। आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कोई जीतेगा और उसका ड्रॉ बता देना है। अगर कोई दोनों में से कोई 3 कंसेक्यूटिव मार्क्स डालने के बाद भी
नहीं जीतता है। तो इसके लिए ये आपने पहले भी देखा है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, ह्यूमन प्लेयर है, ये मूव करेगा, मतलब अलग अलग मूव्स चलेगा इस सॉफ्टवेयर के लिए, और जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले होगा ह्यूमन बीइंग को। लेवल 1 DFD। अब हमने क्या किया कि अलग अलग चीजों में इसको डिवाइड कर दिया। ये वैलिडेट करना है आपको मूव सही है कि गलत है, डिस्प्ले बोर्ड अलग हो जाएगा, चेक विनर ये रिजल्ट यहाँ पर देगा, और फिर प्ले का जो मूव है वो बोर्ड पे आपको, ये जो बोर्ड है इस पे आपको क्रॉस, गोला, इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली शो करना है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमने ये लेवल 1 DFD बनाया। तो स्ट्रक्चर चार्ट क्या होगा, इसी से यहीं से निकाला हमने। स्ट्रक्चर चार्ट क्या बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा कि गुड मूव को चेक करने के लिए हमारे पास 2 ही आ जाएंगे। कंप्यूटर गेम के लिए आपको हर बार में प्ले का मूव देखना है और फिर देखना है कि क्या 3 एक जैसे क्रॉस या गोले हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली आ गए। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर चार्ट इसका बनाएंगे। अब ट्रांसफॉर्म एनालिसिस के बाद बात आती है ट्रांजैक्शन एनालिसिस की। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ये बहुत यूजफुल है जब आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग देखते हैं प्रोग्राम्स में, जब डिजाइन करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म सेंटर्ड सिस्टम जो करेंगे क्या, जो हर एक डेटा को इनपुट और आउटपुट साथ में प्रोसेसिंग होगी। तो ट्रांजैक्शन मतलब इनपुट की का चेंज जिसपे प्रोसेसिंग लगेगी और आउटपुट पे कुछ आएगा। तो ट्रांजैक्शन सेंटर्ड सिस्टम्स ये हो गए जो कैरेक्टराइज किए जाते हैं सिमिलर प्रोसेसिंग स्टेप फॉर एवरी डेटा आइटम। और ट्रांजैक्शन ड्रिवन सिस्टम वो होते हैं वन ऑफ सेवरल पॉसिबल पाथ, जो आप DFD में ट्रैवर्स करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि इनपुट वैल्यू आप क्या दे रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस में कोई भी इनपुट डेटा जो कोई एक्शन ट्रिगर करे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेन्यू ऑप्शन में कुछ आपने सिलेक्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं और ये हम एक टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में जो टाइप है उसका, जो इनपुट आ रहा है उसका टाइप। ट्रांजैक्शन एनालिसिस इस टैग को यूज करता है ताकि ये सिस्टम को 2 भाग में डिवाइड कर सके। एक तो है सेवरल ट्रांजैक्शन मॉड्यूल्स, ताकि अलग अलग जो मॉड्यूल्स हैं ट्रांजैक्शन मॉड्यूल्स, और एक ट्रांजैक्शन सेंटर मॉड्यूल। तो एक सेंटर मॉड्यूल होगा और साथ में सेवरल बहुत सारे ट्रांजैक्शन मॉड्यूल्स होंगे। तो आप देखिएगा कि आपका ये ट्रांजैक्शन सेंटर होता है, उसके साथ जो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस में उसको डिवाइड करते हैं। अगर TAS को देखा जाए, लेवल 1 है, DFD है TAS का, जो हमने पहले भी देखा। इसका अगर स्ट्रक्चर चार्ट बनाना चाहें आप तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहां तक कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस का रेफरेंस है। तो जो चीज़ मैंने वहां बताई वहीं पे हमने अलग अलग चीज़ें निकाल के ट्रांजैक्शन जहां पर हो रहा है वहां पर उनको डिवाइड कर दिया। तो मैं समराइज करता हूँ। सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो बड़े प्रॉब्लम की कैसे होगी वो देखी थी। उसके बाद हमने कुछ गाइडलाइंस बताई कि किस तरीके से हम एक अच्छा DFD मॉडल बनाएंगे। फिर DFD मॉडल इसी तो है, इंपॉर्टेंट भी है, कुछ कमियां हैं इसमें। फिर हमने स्ट्रक्चर डिजाइन की बात की। स्ट्रक्चर डिजाइन का मेन काम ये था कि DFD रिप्रेजेंटेशन को ये स्ट्रक्चर चार्ट में चेंज करता है, और स्ट्रक्चर चार्ट का काम ये था कि जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर है, इंटरेक्शन अलग अलग मॉड्यूल में, और फिर प्रोसीजरल एस्पेक्ट, ये इसमें नहीं थे। स्ट्रक्चर डिजाइन में हमने देखा कि 2 टाइप की स्ट्रेटेजीज ताकि आप DFD को स्ट्रक्चर चार्ट में कन्वर्ट कर सकें। उसमें हमने ट्रांसफॉर्म एनालिसिस की बात की, ट्रांजैक्शन एनालिसिस की बात की। तो ये बात हुई आपके डिजाइन की। बहुत शुक्रिया और मेहरबानी।